बहू, हम तुम्हारे मायके वालों को जवाब जरूर देंगे। रागनी रक्षाबंधन में मायके आई हुई थी। वैसे तो उसका कोई मन नहीं था मायके आने का, लेकिन उसकी सास ने जोर डाला कि तेरा पहला रक्षाबंधन है तो मायके नहीं जा रही। तो वह अपनी सास से क्या बोलती, इसीलिए चुपचाप मायके आ गई थी। मायके में रागनी की भाभी को रागनी की माँ ने बिल्कुल दुल्हन बनाकर रखा था। रागनी की भाभी जेवरों से ऊपर से नीचे तक लदी हुई थी और काफी भारी जेवर पहन रखे थे, जिसे रागनी देख रही थी और हैरान हो रही थी। रागनी की माँ ने रागनी को देखा और बोला, इस तरह से क्या देख रही है? क्या अपनी भाभी को नजर लगाएगी? क्या तुझे जलन हो रही है अपनी भाभी के जेवर को देखकर कि तेरे पास इतने जेवर नहीं है? तो यह सब तो नसीबों की बात होती है। तेरी भाभी को तो इस घर में आना था, यह उसका नसीब था और उसे इतने जेवर मिलने थे और मेरी बहू बनना था। मेरे खानदान के वारिस उसने पैदा किए हैं तो उसका तो हक बनता है। अब तेरा क्या नसीब वह तो तू जाने और तेरी सास जाने। रागनी को अपनी माँ की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने गरम पिघला हुआ शीशा रागनी के कानों में डाल दिया हो। कोई इतना कड़वा कैसे बोल सकता है, वह भी अपनी सगी बेटी को? लेकिन रागनी ने तो बचपन से यह सब कुछ देखा था। उसकी माँ के लिए बेटी के मायने कोई नहीं थे। उसके खानदान में यही सब कुछ चलता था कि बेटा ही सब कुछ है, बेटियां तो बस इस घर से लेकर दूसरे घर तक चली जाएंगी। इसीलिए बेटे बहू ही उसके घर में सब कुछ माने जाते थे। बेटियों का कोई अस्तित्व नहीं था। रागनी की दादी ने भी शुरू से यही किया था। रागनी की बुआ का कोई भी मूल्य नहीं था। रागनी की दादी के लिए बस रागनी के माता पिता मायने रखते थे और रागनी के माता पिता ने भी अपने खानदान की इस परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ाया था। बचपन से ही रागनी को माँ बाप का कोई खास प्यार नहीं मिला, ना ही कोई सुविधा मिली जैसे कि उसके भाई को मिलती थी। बस उसके माँ बाप उसे पाल पोस रहे थे, यह सोचकर कि इसे तो दूसरे घर भेजना है, इसके ऊपर क्या खर्च करना। रागनी की भाभी जब आई थी तो रागनी को लगा था भाभी उसकी दोस्त बनकर रहेगी, लेकिन भाभी ने अपने ससुराल का माहौल देखते हुए भाप लिया था और उसने भी रागनी की तौहीन करनी शुरू कर दी। उसे समझ में आ गया कि इस घर में रागनी की कोई कीमत नहीं और उसके सास ससुर सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बहू के बारे में ही सोचेंगे। रागनी को मायके में कभी कोई सुख नहीं मिला था और न ही कोई संपत्ति। बहुत ही कम पैसों में रागनी की शादी उसके माँ बाप ने कर दी थी। रागनी को एक नज़र में देखते ही रागनी की सास ने पसंद कर लिया था। किसी शादी में उन्होंने रागनी को देखा था और रागनी के लिए रिश्ता भिजवा दिया था। जब रागनी के माँ बाप ने देखा कि रागनी के लिए खुद लड़के वालों की तरफ से रिश्ता आया है तो उन्हें लगा अब तो रागनी लड़के वालों को पसंद है, तो हम इसकी शादी में फालतू के पैसे क्यों खर्च करें। और उन्होंने सोचा चलो इसकी खूबसूरती तो किसी काम आई और उन्होंने बहुत ही कम पैसों में रागनी को ब्याह करके ससुराल भेज दिया था। और रागनी की सास को तो बस रागनी चाहिए थी अपनी बहू के रूप में। रागनी विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। रागनी को उसके ससुराल में बहुत प्यार सम्मान मिला था, लेकिन रागनी ने आज तक अपने ससुराल में यह नहीं बताया था कि मायके में उसके साथ कैसा व्यवहार होता है और उसकी कीमत नहीं है। उसके मायके में बेटियों की कोई कीमत नहीं होती है। यदि वह अपने ससुराल में अपने मायके की बुराई करेंगी तो ससुराल में भी उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी और फिर उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए वह कभी भी अपने मायके की बुराई अपने ससुराल में नहीं करती थी। रागनी के ससुराल का माहौल बहुत ही अच्छा था। रागनी की भी एक ननद थी जो कि शादीशुदा थी, लेकिन रागनी के ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाए। रागनी की ननद का रागनी के ससुराल में बहुत मान था और उसे उसके माँ बाप भाई और अब रागनी भी उसे बहुत मानते थे और उसे काफी कुछ देकर रागनी की सास ने विदा किया था। और जब कभी भी उसकी ननद मायके आती थी तो उसके साथ ससुर उसे विदा करते वक्त बहुत कुछ देते थे। बहुत मान था रागनी के ससुराल में बेटियों का, जो कि उसके मायके में बिल्कुल नहीं था। रागनी की माँ ने आज जब
रागिनी को ताना मारा कि वह अपनी भाभी के जेवरों को देखकर चल रही है, तो रागिनी की आंखों से आंसू छलक आए थे कि कैसी माँ है उसकी, कितनी बदनसीब है वह माँ बाप और भाई के मामले में। तभी रागिनी का फोन बजा, उसकी सास का फोन था। उसने बोला, बेटा अगर तूने राखी बांध ली हो तो जल्दी से आजा, तेरी ननद तेरा इंतजार कर रही है। यहाँ भी तो राखी बंधवानी है। रागिनी ने बोला, हाँ मम्मी जी, मैं तुरंत आ रही हूँ, यहाँ पर मैंने राखी बांध दी है, कहकर रागिनी जाने लगी। रागिनी अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आई थी, लेकिन रागिनी के मायके वालों से उसका मान सम्मान नहीं किया गया। जाते वक्त माँ ने बस उसे 500 रुपए के शगुन का लिफाफा पकड़ा दिया और राखी पर भाई ने भी 500 का रुपए पकड़ा दिए थे। उसके हिसाब से बेटियों तो बस लेने के लिए ही पैदा होती है, उन्हें कितना दिया जाए। रागिनी ने बोला, मैं जा रही हूँ मम्मी, मेरा इंतजार कर रही है, और रागिनी चली गई। उसके भाभी भाई उसे बाहर तक छोड़ने नहीं आए, इतना घमंड था उन्हें। आज रागिनी की बहुत अपमान महसूस कर रही थी। शादी के पहले जो होता था वह तो उसने बर्दाश्त कर लिया, पर अब वह शादीशुदा थी, उसे यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लगा था अब उसकी शादी हो गई है तो शायद जब वह मायके जाए तो वहाँ का माहौल अलग हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। आज रागिनी को बहुत ही ज़्यादा अपमान महसूस हो रहा था, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। रागिनी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी, पर उसका चेहरा देखकर उसके ससुराल वालों को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है। उसके पति और सास ने रागिनी से पूछा भी कि कुछ हुआ है क्या। रागिनी ने बोला, नहीं कुछ नहीं, और वह राखी बंधवाने के लिए अपने पति के साथ बैठ गई। रागिनी की ननद ने रागिनी और अपने भाई को राखी बांधी। रागिनी के पति ने तुरंत ही अपने जेब से 11,000 रुपए निकालकर ननद को दिए, जिसे रागिनी देखती रह गई। उसे तो यकीन नहीं हुआ कि कोई घर की बेटियों के लिए इतना भी कर सकता है। तभी रागिनी की सास एक जीवन का डिब्बा लेकर आई और रागिनी के हाथ में देकर बोली, इसे अपनी ननद को दे दो। रागिनी ने खोल कर देखा, उसमें एक सोने की चैन थी। रागिनी ने उसे अपनी ननद को दे दिया। रागिनी की ननद बहुत खुश हो गई और बोली, वाह, राखी पर तो मेरी मौज हो जाती है। और रागिनी के ससुराल में सब हंसने लगे। रागिनी के ससुराल का माहौल रागिनी के मायके से बिल्कुल अलग था। रागिनी की ननद को काफी कुछ देकर रागिनी की सास ने विदा किया था, और आज भी जब आती थी तो उसका बहुत सम्मान किया जाता था। रागिनी को यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता था और लगता था कि चलो कम से कम किसी घर की बेटी तो सुखी है। पर आज रागिनी के चेहरे पर किसी भी प्रकार की चमक नहीं थी। वह लाख चाह रही थी अपना दुख छुपाने का, पर उसके चेहरे पर वह दुख झलक ही रहा था। रागिनी किचन में पूड़ियाँ तल रही थी, तब रागिनी के सास पीछे से आई और बोली, बेटा बता दे तेरे दिल में क्या है। रागिनी ने बोला, नहीं मम्मी जी, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तो रागिनी की सास ने बोला, हाँ, शादी के बाद पहली बार मायके गई थी ना, और तुरंत वापस आना पड़ा, इसीलिए चेहरे उदास हो गया होगा। रागिनी ने बोला, हाँ यही बात है, और उसने शुक्र मनाया चलो उसके मुंह से बात तो नहीं निकली। तभी रागिनी की ननद किचन में आ गई और बोली, भाभी आपको आपके भाई ने क्या दिया, मुझे भी दिखाइए। आपकी तो शादी के बाद की पहली राखी थी, आपको तो बहुत कुछ मिला होगा, मुझे भी देखना है, जल्दी दिखाइए। रागिनी की सास ने बोला, जा बहू उसे दिखा दे, तुझे क्या मिला है, यह तो नहीं मानने वाली। रागिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या
बोले। रागनी चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे उसकी सास और ननद भी आई, यह देखने के लिए कि राखी पर रागनी को क्या मिला है। रागनी का पति पहले से ही कमरे में था। रागनी की ननद ने बोला, अरे भाभी, खड़ी क्यों हो? जल्दी दिखाओ ना, मेरे से तो रुका भी नहीं जा रहा। रागनी फिर भी चुपचाप खड़ी थी तो रागनी के पति ने बोला, अरे जो बोल रही है तो दिखा दो ना, यह चुपचाप खड़ी हो क्यों? ऊपर से तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है। अब रागनी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह जोर जोर से रोने लगी और उसने अपने पर्स से 500 का नोट निकालकर दिखा दिया। यही मिला है मुझे मेरे मायके में राखी पर। और फिर जोर जोर से रोने लगी। रागनी के ससुराल वाले घबरा गए कि रागनी इस तरह से रो क्यों रही है। उन्हें लगा कि शायद रागनी को 500 रुपए मिलने की वजह से बुरा लग रहा है। तो रागनी के सास ने समझाया, अरे बेटा, क्या हुआ? हो सकता है इस वक्त तेरे भाई का बजट ना हो, इसीलिए उसने 500 दे दिए हो। इसमें रोने वाली क्या बात है? हमने तो ऐसे ही मजाक में देखने की बात कही थी, तूने तो दिल पर ले लिया। कोई बात नहीं, अगली राखी पर देगा तेरा भाई तुझे। अपनी बहनों को तो भाई देते ही हैं। तो रागनी ने बोला, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे मायके में, और मुझे कभी मेरे मायके से कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे मायके वाले आप लोगों जैसे नहीं हैं। वह बहुत ही छोटी सोच के लोग हैं। यह अपने मायके के बारे में कैसी बातें बोल रही हो? रागनी ने बोला, मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और रागनी ने बचपन से लेकर आज तक की सारी बात अपने ससुराल वालों को बता दी और बोला, मैं इसीलिए यह सब बातें नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे लगता था अपने मायके की बुराई करके मैं ससुराल में भी नहीं रह पाऊंगी और मुझे यहाँ से भी प्यार सम्मान मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए आज मैंने सारी सच्चाई बता दी। साथ ही साथ रागनी ने यह बात भी बता दी कि उसकी माँ ने कैसे उसे ताना मारा कि वह अपनी भाभी के जेवर देखकर जल रही है। रागनी की सास ने जब यह सुना कि उसकी माँ ने उसकी बहू को यह ताना मारा है कि वह अपनी भाभी के जेवर देखकर जल रही है, तो रागनी की सास के तन बदन में आग लग गई। रागनी की सास ने बोला, तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह से ताना मारने की? तुमने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? रागनी ने बोला, मैं क्या बोलती, वह लोग चार बातें और सुनाते थे। रागनी की सास ने बोला, यदि मुझे पता होता कि सर से पांव तक जेवर डालकर ही बहू पर प्यार जताया जाता है तो मैं तुझे तेरी भाभी से दुगना जेवर पहनाए होते। पर मुझे तो लगा आजकल यह सब फैशन में नहीं है, इसीलिए तुझे एक सिंपल सी चैन और इयररिंग में जाने दिया। रागनी को उम्मीद नहीं थी कि उसके ससुराल वाले इस तरह से उसका साथ देंगे। वह अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। रागनी की ननद ने बोला, भाभी आप रोइए मत, आपके मायके वालों को जवाब दिया जाएगा। उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी माकुल उनकी बहू से ज्यादा भाग्यशाली है और उनकी बहू से ज्यादा बड़े घर में ब्याही गई है। अभी उन्हें पता ही कहाँ है कि हमारे घर में क्या है और क्या नहीं। उन्होंने तो बस उतना ही देखा जितना उन्हें दिखाया गया है। रागनी की सास ने बोला, हाँ बहू, तेरी ननद सही बोल रही है। भगवान की दया से हमारे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, पर हम कभी उसका दिखावा नहीं करते। रागनी के ससुर भी तब तक कमरे में आ चुके थे। उन्होंने बोला, हाँ बहू, भगवान की दया से हमारे पास बहुत कुछ है जो कि मैंने खुद कमाया है। इसके साथ ही साथ पुश्तैनी जमीन जायदाद भी मेरे पास बहुत है। लेकिन हमारा मानना है कि दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब तुम्हारे मायके वाले ही ऐसी नीचता कर सकते हैं,
हमारी बहू घर की बहू को ऐसी बातें बोल सकते हैं तो उन्हें तो जवाब देना बनता है। और उन्होंने रागिनी की सास से बोला, मेरी बहू के लिए एक से एक भारी जेवर बनवाओ, या अगर पहले से है तो निकालो। ऐसे जेवर होने चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। रागिनी के सास ने बोला, जी बिल्कुल। रागिनी ने अपने ससुराल वालों से बोला, आप लोग क्या करने वाले हैं? तो रागिनी की ननद ने बोला, नवंबर में आपकी शादी की पहली सालगिरह है और हम उसे अच्छे से मनाने वाले थे, लेकिन अब आपके मायके का हाल देखकर हम उसे अच्छे से नहीं बल्कि उसे शाही अंदाज में मनाएंगे। ऐसी पार्टी करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। दिखाना तो बस आपके मायके वालों को है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। आखिर आपकी माँ को जवाब जो देना है। हमारी भाभी को रुलाया, शादी के पहले उन्होंने जो किया वह किया। अब उनकी हिम्मत नहीं हमारी भाभी को कुछ बोलने की। कहकर रागिनी की ननद एक जोरदार ठहाका लगाया और रागिनी भी हंसने लगी। अच्छा बहू, अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। कहकर रागिनी की सास ससुर और ननद कमरे से बाहर निकल गए। रागिनी के पति ने बोला, इतना कुछ तुम्हारे दिल में था और तुमने आज तक मुझे भी नहीं बताया। रागिनी ने बोला, मुझे डर लगता था कहीं मैं ससुराल में भी सबके लिए बोझ न बन जाऊं। मुझे अगर पता होता कि मेरे ससुराल में सब इतने अच्छे हैं तो क्या मैं नहीं बताती। रागिनी के पति ने बोला, बहुत गलत किया तुम्हारी माँ ने। आज तुम्हारे साथ बहुत गुस्सा आ रहा है। यह सुनकर मुझे हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसा बोलने की। खैर इसमें मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था तो वहीं पर उन्हें जवाब मिल जाता, लेकिन उन्हें जवाब तो जरूर मिलेगा। अगले दिन से रागिनी की सास ने तैयारियां शुरू कर दी उसकी माँ को जवाब देने के लिए। वह रागिनी को लेकर बहुत बड़े ज्वेलर के पास गई और बोला, मुझे आज के लेटेस्ट फैशन के हर टाइप के जेवर चाहिए। इतने जेवर चाहिए कि मेरी बहू के कपड़े कम दिखे और जेवर ज्यादा दिखे, पर सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट और फैंसी होने चाहिए। रागिनी ने बोला, यह आप क्या कर रही हैं मम्मी, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। तो रागिनी की सास ने बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारी दादी सास ने तुम्हारे लिए काफी पुश्तैनी जेवर छोड़े हैं, पर वह इतने पुराने डिजाइन के हैं कि तुम्हें शायद पसंद न आए और वह काफी भारी भी है। उनसे ही नए जेवर तुम्हारे लिए बनवाऊंगी। चाहती तो मैं अपने पैसों से भी बनवा सकती थी, लेकिन जब इतने पुश्तैनी जेवर पड़े हुए हैं जो कि मुझे पता है तुम नहीं पहनने वाली क्योंकि तुम्हारी फैशन की नहीं है, तो उन्हें ही क्यों ना ट्रेंडिंग बनवा दिया जाए ताकि तुम पहन भी सको और हम फालतू का पैसा उड़ाने में विश्वास नहीं रखते। यह तो तुम्हारी माँ को दिखाने के लिए हमें करना पड़ रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। और वैसे भी जो कुछ भी है हमारे पास तुम्हारा ही तो है। बेटी को तो हमने काफी कुछ देकर विदा किया है और हमें बहुत अच्छे से पता है जब भी वह मायके आएगी तुम दोनों उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। रागिनी ने बोला, हाँ माँ बिल्कुल, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। रागिनी की सास ने बोला, हमने शादी में भी तुम्हें काफी जेवर चढ़ाए थे, लेकिन वह सब नॉर्मल ही थे जैसा कि हर कोई चढ़ाता है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि हमें दिखावा पसंद नहीं। लेकिन यदि पता होता तुम्हारे माँ बाप की सोच ऐसी है तो शादी में ही तुम्हें ऐसे जेवर बढ़वाए होते कि उनकी आंखें चकमका जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारी शादी की सालगिरह में उनकी आंखें तुम्हें देखकर पलक झपकाना भी भूल जाएंगी। रागिनी की सास ने ज्वेलर से बोला, रागिनी के साथ साथ मेरे बेटे के लिए भी एक अच्छी भारी चैन और एक ब्रेसलेट और काफी हैवी अंगूठियां बना देना, सालगिरह तो आखिर उसकी भी है। ज्वेलर ने बोला, बिल्कुल, आपको सब कुछ समय पर मिल जाएगा। रागिनी के सास ससुर ने काफी बड़ा रिसोर्ट रागिनी के एनिवर्सरी के लिए बुक किया और देखते ही देखते एनिवर्सरी वाला दिन आ गया और रागिनी के मायके वाले भी उस पार्टी में आने वाले थे। काफी बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया था। आने वाले मेहमानों का कहना था, या तो आपने शादी से भी ज्यादा
अच्छा किया है, लगता है बहू बहुत अच्छी मिली है आपको, जिसकी खुशी में आपने इतनी बड़ी पार्टी दी। तो रागनी के सास ससुर ने बोला, बिल्कुल हम नसीब वाले हैं जो हमें रागनी जैसी बहू मिली, तो उसका हक बनता है ऐसी पार्टी के लिए। तभी रागनी के माँ बाप और भाई भाभी भी आ गए। रिसोर्ट के अंदर घुसते ही उन्हें तो यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसी पार्टी मैरिज एनिवर्सरी के लिए दे सकता है। इतना पैसा सिर्फ एक एनिवर्सरी के लिए फूंक दिया। रागनी की माँ तो अपनी आदत के अनुसार अपनी बहू को जेवरों से लाद कर लाई थी और उसकी माँ के हिसाब से उसकी बहू से ज्यादा जेवर तो किसी भी ने भी नहीं पहने होंगे, और रागनी तो ने बिल्कुल भी नहीं। उसकी माँ को अभी यही लग रहा था कि भले ही इतने बड़े रिसोर्ट में पार्टी कर दी, पर पहनने ओढ़ने में तो मेरी बहू से पीछे ही रहेगी। इसी गुमान में उसके मायके वाले अंदर आए और रागनी और उसके पति से मिलने स्टेज पर गए। रागनी और अपने दामाद को देखकर रागनी की माँ देखती रह गई और रागनी की भाभी तो मानो पागल ही हो गई। रागनी और उसके पति ने बहुत महंगे डिजाइनर कपड़े पहन रखे थे, साथ ही उसके सास ससुर और ननद ने बहुत महंगे डिजाइनर कपड़े पहन रखे थे। रागनी बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंडिंग फैशनेबल ज्वेलरी से भरी पड़ी थी। सारी ज्वेलरी एक से बढ़कर एक थे और बिल्कुल लेटेस्ट थे। साथ ही देखकर पता चल रहा था कि काफी महंगे होंगे। रागनी की भाभी के जेवर तो रागनी के जेवर के 10वां हिस्सा भी नहीं था। रागनी की माँ और भाभी तो रागनी को देखती ही रह गई। ऊपर से उनके दामाद ने भी काफी मोटी चैन, अंगूठियां और ब्रासलेट पहन रखी थी, जो कि रागनी का भाई देखता रह गया क्योंकि उसने जेवर के नाम पर कुछ भी नहीं पहना था। रागनी के मायके वालों को यकीन नहीं हो रहा था रागनी की किस्मत पर, क्योंकि उसकी माँ के हिसाब से तो उसकी बहू ही सबसे ज्यादा किस्मत वाली थी। तभी रागनी की सास वहाँ आ गई और बोला, क्या समधन जी, क्या हाल चाल है। रागनी के ऊपर से बिना नजरें हटाए रागनी की माँ और भाभी ने रागनी की सास का अभिवादन किया और बोला, सब ठीक है। रागनी की सास तो बस इसी मौके की तलाश में थी। उन्होंने बोला, अरे ऐसे क्या देख रही हैं आप और आपकी बहू, मेरी बहू को नजर लगाएंगी क्या, मेरी बहू के जेवरों को और मेरी बहू को। रागनी की माँ और भाभी को जोर का झटका लगा। रागनी की माँ ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हैं आप तो। रागनी की सास ने बोला, क्यों, आपने भी तो राखी पर ऐसी ही बातें कही थी, या उसी का जवाब है। तो रागनी की माँ ने बोला, मैंने जो कुछ कहा था अपनी बेटी से कहा था। और रागनी की सास ने बोला, जी नहीं, आपने जो कुछ भी कहा था मेरी बहू से कहा था, और मेरी बहू से गलत बोलने वालों को मैं जवाब जरूर देती हूँ। रागनी की माँ और भाभी के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने जो गिफ्ट लाया था वह रागनी को पकड़ा दिया। शायद एक साड़ी का डिब्बा था, जो कि रागनी को पता था कि कोई रखी हुई पुरानी साड़ी पैक करके दे दी होगी, और रागनी ने उसे ले लिया और चुपचाप साइड में रख दिया। तभी रागनी की सास ससुर एक ज्वेलरी का डिब्बा रागनी को पकड़ाया उसकी एनिवर्सरी के गिफ्ट के तौर पर, और उसने खोल कर कहा। रागनी ने जब डिब्बा खोला तो उसमें एक डायमंड का सेट था, जिसे देखते ही सबकी आंखें चकमका गईं। सारे मेहमानों ने बोला, वाह, रागनी के तो मजे हैं। रागनी के सास ससुर इसे कितना मानते हैं, बहुत ही भाग्यशाली लड़की है, इससे अधिक भाग्यवान लड़की तो होना मुश्किल है, और ना जाने क्या क्या। और तभी रागनी की ननद स्टेज पर आ गई और बोली, बिल्कुल, मेरी भाभी तो बहुत भाग्यशाली लड़की है, इतना भाग्यवान होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। रागनी की ननद ने जानबूझकर यह बात रागनी की माँ और भाभी की ओर देख कर बोला, और वह चुपचाप रागनी की ननद और उसके सास को देख रही थी। वह बोल भी क्या सकती थी। उसके बाद रागनी की सास ने एक डिब्बा रागनी की ननद को भी पकड़ाया और बोला, तेरी शादी तो हुए कई साल हो गए और तू तो आप अपनी एनिवर्सरी मनाती नहीं, लेकिन इस बार तू यहाँ है और अगले महीने तेरी एनिवर्सरी है, तो तेरे लिए भी यह गिफ्ट। और रागनी की ननद ने जब गिफ्ट खोला तो उसमें भी सेम वही डायमंड का सेट था। रागनी की ननद ने जब डायमंड का सेट देखा तो वह खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे वाह, सेम टू सेम, मेरे लिए भी तो। रागनी की सास ने बोला, बिल्कुल, हम बेटी बहू में फर्क नहीं करते, जब बहू को दिया है तो बेटी को भी देंगे,
बेटी को माँ बाप देते ही क्या है, यही थोड़े बहुत गिफ्ट, बाकी पुश्तैनी संपत्ति और जमीन जायदाद तो बेटों की ही होती है, तो बेटी को देने के लिए सोचना क्या। वैसे भी कहावत है, बेटी को जितना दोगे उतनी बरकत होगी। जो लोग बेटियों को देने से भागते हैं और जो ऐसा करते हैं, आज नहीं तो कल इसका फल उन्हें भोगना ही पड़ता है। आखिर क्यों बेटियों को बोझ समझते हैं? बेटियां नहीं होंगी तो बहू कहाँ से लाएंगे? रागिनी की सास ने यह बात रागिनी की माँ की ओर देखकर बोला। रागिनी की ननद ने बोला, मुझे तो गिफ्ट वगैरह में उतना मतलब नहीं, बस मायके में सम्मान मिलना चाहिए और जीवन भर मेरा मायका बना रहना चाहिए। तो रागिनी ने बोला, बिल्कुल ननद जी, जीवन भर आपका मायका ऐसे ही बना रहेगा और आपके भाई भाभी हर कदम पर आपके साथ खड़े मिलेंगे। जिस तरह से बहू के रूप में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे सास ससुर ननद और ससुराल मिला, वैसे ही बेटी के रूप में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतना अच्छा मायका मिला, इतने अच्छे माँ बाप भाई मिले और अब भाभी भी। हर बेटी इतनी भाग्यशाली नहीं होती। कहकर रागिनी ने अपनी ननद को गले से लगा लिया, अपनी माँ की ओर देखते हुए। रागिनी और उसके ससुराल वालों ने रागिनी के मायके वालों को आज मखमल में लपेटकर ताना मारा था और उनके पास कोई जवाब नहीं था। इतना अंदाजा तो उन्हें लग चुका था कि रागिनी के पास उनसे 10 गुना ज्यादा पैसे हैं। साथ ही साथ रागिनी की सास ने यह भी एहसास दिला दिया था कि रागिनी का भाग उनकी बहू के भाग से कहीं ज्यादा अच्छा है। रागिनी के मायके वालों ने चुपचाप खाना खाया और वहां से जाने लगी। रागिनी ने अपने पति को बताया था कि उसके भाई भाभी उसे बाहर तक छोड़ने नहीं आए थे, पर रागिनी अपने मायके वालों को छोड़ने जा रही थी कि उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारों ही इशारों में उसे मना कर दिया और रागिनी रुक गई, क्योंकि ससुराल वालों ने ही समय पर उसका साथ दिया था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।